नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपकी एमपी की करंट अफेयर से संबंधित जो आपके मन में समस्याएं हैं उनको मैं दूर करूंगा। आज की जब इस वीडियो को आप देख के जाएंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स हमको पढ़नी है वो कहाँ से पढ़नी चाहिए और कम से कम समय में हम कम से कम कंटेंट पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी कैसे फील कर सकते हैं जब हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं एक गलती को हाईलाइट करना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग स्ट्रिक्टली यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग गवर्नमेंट सोर्सेज को, गवर्नमेंट मैगजीन्स को, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और मेरा हमेशा से मतलब ये रोल रहा है कि सिविल सर्विस की फील्ड में मैं पर्सनली भी खुद गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा फील होता है और नज़र भी आता है हर साल एग्जाम्स में कि सरकार की जो रिपोर्ट्स होती हैं, सरकार का जो डेटा होता है, सरकार की जो मैगजीन्स होती हैं, वहां से जो है प्रश्न आते ही आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एमपीपीएससी का जो एस्पिरेंट है वो गलती क्या करता है, ज्यादातर वो प्राइवेट सोर्सेज के पीछे बहुत भागता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट सोर्स बेकार नहीं है या नोट्स मतलब बेकार होते हैं या नोट्स बेकार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको खुल्लम खुल्ला पता है कि एमपी की करंट अफेयर्स अगर आपको प्रिपेयर करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? तथ्यबाण की जो मैगजीन आती है 100 रुपए वाली। और इस बार तो इनफैक्ट तथ्यबाण वालों ने अपनी जो 100 रुपए वाली मैगजीन है उसके 2 पार्ट्स लॉन्च करें, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो लोग भाई इतने ज्यादा लोगों की खराब मानसिकता हो गई है कि भाई इतना पुराना पब्लिकेशन है तथ्यबाण और वो अगर 2 पार्ट लॉन्च कर रहा है मैगजीन के, तो भाई वो 100 रुपए की मैगजीन लॉन्च कर रहा है, तुम्हारे 200 रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है। और पता है लोग उनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाके क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए 2 पार्ट्स लॉन्च कर रहे हो, पहले भी तो तुम 1 पार्ट लॉन्च करते थे, उससे काम भी तो हो जाता था। अबे मूर्खों, ये भी तो समझो कि एग्जाम कितना टफ होता जा रहा है। कोई पब्लिकेशन सामने से मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए और तुम कह रहे हो वो तुमसे 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए। मतलब लिटरली मैं ऐसी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है कि इतने पुराने पब्लिशर्स हैं, इतना प्रयास करते हैं और फिर भी लोग अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा आलोचना करते हैं। खैर छोड़िए, हम उन बातों में नहीं फंसना चाहते। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा परीक्षा धाम वालों ने एक मैगजीन लॉन्च करी है लगभग 170 से 180 पेज की। उसमें उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी स्पेसिफिक, मतलब बेसिकली पूरी यूनिट नंबर 8 का पूरा करंट अफेयर्स का पूरा टेंशन ही खत्म कर दिया और उस मैगजीन में दे दिया है। परंतु मुद्दा यह है कि क्या तुम इतना ज्यादा उस फैक्ट को याद रख पाओगे? क्या तुम उतना ज्यादा कंटेंट रिमेंबर कर पाओगे? क्योंकि ऑलरेडी तुम परीक्षा धाम की एमपी जीके की किताब में इतना फैक्ट याद कर रहे हो, बाकी यूनिट्स में इतना फैक्ट याद कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स क्या तुम उतना याद कर पाओगे? तो उसी चीज का दोस्तों जो समाधान है ना, तुमको अगर पढ़ना है तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को अगर पढ़ना है तो तुम सरकारी सोर्स में से पढ़ो। तुम पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लो और एमपी की सरकार ये जो संदेश नाम से मैगजीन लॉन्च करती है, तुम इसको उठा के देख लो। तुम्हें यहां से कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस मिलते हुए नजर आ जाएंगे। इस मैगजीन में केवल एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आती हैं, एमपी की योजनाएं आती हैं, एमपी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या बन रहा है, कौन क्या जीता, अवार्ड्स, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो तुम सरकारी सोर्स जो फ्री में अवेलेबल है उससे नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो हम उसी चीज को आपको पढ़ाकर आपकी एमपी की पूरी करंट अफेयर्स को जो है समाप्त कर देंगे। ये आप देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रीलिम्स की कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, मुझसे, मेरे प्रीलिम्स के कोर्स से कर रहे हो, या मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या कहीं और ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या कहीं और ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मतलब XYZ, तुम प्रीलिम्स देने जाओ ना तो हमारा ये ना YouTube पे जो क्रांति बैच चलता है प्री 2025 का, YouTube का बैच है, फ्री है, इसको देख के चले जाना। वर्तमान में इसमें 41 वीडियोस हैं। तुम्हें जितने भी ऊटपटांग प्रश्न आते हैं ना प्रीलिम्स में, जो कहीं से हमको सॉल्व होते हुए नजर नहीं आते, कभी कुछ आ गया, कभी इकोनॉमिक्स का आ गया, कभी किसी चीज का आ गया, है ना, तो ऐसी चीजों में ना हमको बचाएगा। कौन बचाएगा? ऐसी चीजों में हमको बचाएगा ये क्रांति बैच। अब सुनो आप मेरी बात यहां पर। पिछले 12 महीने की जो संदेश मैगजीन है ना, पिछले 12 महीने की संदेश मैगजीन, जुलाई 2024 से लेके जुलाई 2023 तक, ठीक है, जुलाई 2024 से लेके जुलाई 2023 तक, ये जो 12 महीने हैं, ये मैं क्रांति बैच में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। ये 41 वीडियो तुमको दिख रही, पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पे, तुमको मिलेगी। ये लेक्चर 6 से लेके लेक्चर 14 के बीच में, ये 7-8 लेक्चर में मैंने 12 महीने की संदेश मैगजीन कवर करवाई हुई है। अब तुम समझ लो कि जो एमपी की जो गवर्नमेंट है,
वो हर महीने संदेश मैगजीन लॉन्च नहीं करती कि तुमको लगे 12 महीने की 12 मैगजीन। कभी वो 2 महीने में एक बार लॉन्च करते हैं, कभी वो 1.5 महीने में एक बार लॉन्च करते हैं। तो तुम ऑन एन एवरेज ये मान सकते हो कि पूरे 12 महीने में वो 6-7 मैगजीन तो मिनिमम लॉन्च करते ही करते हैं। तो मैंने 12 महीने की संदेश मैगजीन ऑलरेडी पढ़ा रखी है। अब मेरा लक्ष्य क्या है? अब मेरा लक्ष्य ये है कि जुलाई 2024 के बाद एमपी गवर्नमेंट ने जितनी भी संदेश मैगजीन लॉन्च करी हैं, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। और कब तक की कवर करवाऊंगा? जनवरी तक की मैं आपको संदेश मैगजीन कवर करवाऊंगा। अब यानी कि ये जो लेक्चर होगा, ये क्रांति यूट्यूब बैच में लेक्चर नंबर 42 होगा, 42। ओके, तो इतना भी तुम मिनिमम करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हो तो तुम्हारा एमपी की जो करंट अफेयर्स है उसमें तुमको चिंता नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं कृपया करके उनको फॉलो करिएगा। ये हो गया जानकारी का सिलसिला यहां पे खत्म। और अब शुरू करते हैं दोस्तों हम आज का लेक्चर। ठीक है, ध्यानपूर्वक हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक हम देखेंगे अपनी हर एक बात को, हर एक चीज को। दोस्तों यहां पर एक चीज का जिक्र किया गया, श्री कृष्ण पाथेय न्यास। अब आप कहो कि सर आप हिंदी में क्यों कंटेंट लेके आए हो? आप तो हमेशा बाइलिंगुअल कंटेंट लेके आते हो। ये जो मैगजीन है ना, संदेश मैगजीन, ये सरकार हिंदी में ही लॉन्च करती है। बस अच्छी बात ये है कि यहां तो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैगजीन, और आपको पता है कि मैं दोनों ही माध्यम में पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश वालों को भी तकलीफ आएगी नहीं, तुमको सब कुछ सरलता से मैं समझा दूंगा। यहां पर दोस्तों न्यास का जो मतलब होता है वो अंग्रेजी में आप कहते हो ना ट्रस्ट, ट्रस्ट में पैसा वगैरह जमा होता है ना, तो ये श्री कृष्ण पाथेय न्यास ये क्या है? देखो, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने 21 जून 2024 को मध्य प्रदेश में एक ऐलान किया था कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण मध्य प्रदेश में जिन जिन स्थानों पर पड़े थे, हम उन सभी स्थानों को जो है तीर्थ के रूप में जो है विकसित करेंगे। काय के रूप में विकसित करेंगे? तीर्थ के रूप में। जहां जहां श्री कृष्ण जी के पैर पड़े थे, हम उन सारे स्थानों को कैसे विकसित करेंगे? तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। इससे क्या एमपी का टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, क्योंकि एमपी टूरिज्म को ऑलरेडी पिछले साल इंडिया में नंबर 1 टूरिज्म का अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो तीर्थ के रूप में हम जो है उनको विकसित करेंगे। और अब तीर्थ के रूप में इतनी सारी जगहों को विकसित करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो पैसे को कहां जमा कराया जाता है? पैसे को कहां जमा कराया जाता है? तो पैसे को ट्रस्ट में जमा कराया जाता है, न्यास में जमा कराया जाता है। तो क्या बोला कि श्री कृष्ण जी के चरण जिस जिस स्थान पर पड़े थे, हम उन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। और उसके लिए जो पैसा लगेगा, उस पैसे के लिए हम एक ट्रस्ट बनाएंगे, हम एक न्यास बनाएंगे, जिसका नाम हम क्या रखेंगे? श्री कृष्ण पाथेय न्यास। और ये नाम अंग्रेजी में दोस्तों बदलेगा नहीं, यही नाम रहेगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अब कोई भी ट्रस्ट बनता है उसके अंदर पैसा जमा होता है अगर किसी उद्देश्य के लिए, तो वो किसी ना किसी एक्ट के अंदर में रजिस्टर करना जरूरी है। तो यहां पर कौन सा एक्ट दोस्तों जो है लिया गया है? यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951। कर दिया इंग्लिश में ट्रांसलेट, मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के तहत हम श्री कृष्ण पाथेय न्यास को पंजीकृत करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे और इसमें पैसा जमा करवाएंगे, ताकि इन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में जो है दोस्तों क्या किया जा सके? विकसित किया जा सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए और हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि श्री कृष्ण पाथेय न्यास ये जो ट्रस्ट बनेगा, इसमें टोटल कितने सदस्यों को जो है बिठाया जाएगा? 28 मेंबर्स को इसमें बिठाया जाएगा। इसमें से जो 23 मेंबर्स होंगे वो तो देखो गवर्नमेंट मेंबर्स होंगे। कौन से मेंबर्स होंगे? वो गवर्नमेंट होंगे। यानी कि 28 में से 23 मेंबर्स सरकारी मेंबर्स होंगे और बच कितने गए? 5। ये जो 5 होंगे ये नॉन गवर्नमेंट है ना, नॉन गवर्नमेंट, इनका सरकार से ताल्लुकात नहीं होगा, ये नॉन गवर्नमेंट जो है कर्मचारी यहां पर रहेंगे। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, और इनका जो कार्यकाल रहेगा अशासकीय सदस्यों का, नॉन गवर्नमेंट वालों का, वो कितना रहेगा? 3 वर्ष का जो है इनका जो टेन्योर है वो रहेगा। इतना क्लियर हो गया? बस इतना आपको इस वाली खबर में जो है जानना था। अब जैसे कि ये देखो, ये फ्लोटिंग सोलर पार्क कितनी बार आ गया है ना, एग्जाम में भी दोस्तों जो पूछा जा चुका है। क्या कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो पानी की सतह पर तैर रहा है, ये वही है ओमकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर प्लांट। हम सब लोगों ने इसके बारे में काफी पढ़ा हुआ है। ये देखिए ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट। मैंने इंक्लूड क्यों किया है दोस्तों? मैंने इसको इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि यहां पर सबसे पहली बात तो इसकी जो अब क्षमता है
वो क्षमता बताई गई है। क्षमता कितनी है इसकी? 278 मेगावाट। और इसी के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के तौर पर जो है इसको तैयार किया गया है। बस इतनी सी इसमें बात थी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें देखेंगे कि इस योजना में पहले कितने मेगावाट बिजली बनाने की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया था? 90 मेगावाट बिजली शुरुआत में, ये स्टार्टिंग का लक्ष्य था, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में कितना हो चुका है? 278 मेगावाट हो चुका है। तो अगर वर्तमान उसकी क्षमता वो पूछ ले 278 मेगावाट, तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर जो है बना हुआ है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट हम सभी को पता है। चलो ठीक है। अब ये वाला एक देखिए, यहां से मैंने एक आर्टिकल उठाया था मैगजीन में से, छांटनी पड़ती है वो मैगजीन, ये चक्कर है उसमें। मध्य प्रदेश में 6600 मेगावाट, 6600 मेगावाट, ये फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। 6600 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित किया जा चुका है। नवीकरणीय जानते हो? रिन्यूएबल, यानी कि जो एक बार खत्म हो जाए तो उसको वापस से जो है यूज किया जा सकता है। जैसे धूप है ना, सूर्य होता है, सौर ऊर्जा होती है ना, पवन ऊर्जा होती है, ये सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ना ही इनसे प्रदूषण होता और ना ही ये खत्म होती, इनको खूब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे सिंपल जो है पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है स्थापित की जा चुकी है? 6600 मेगावाट। लगभग 8900 मेगावाट, यहां पर एक और फैक्ट है, लगभग 8900 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है उसकी आने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन जितनी स्थापित हो चुकी है वो बिल्कुल सही मानी जाएगी। और कभी इस क्वेश्चन को एमपीपीएससी गलत भी कर देता है तो हम आपत्ति भी बहुत अच्छी दिखा पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सोर्स है। तुम कोई प्राइवेट मैगजीन लेके थोड़ा ना जा सकते कि देखो परीक्षा धाम ने ये छाप दिया, तथ्यवान ने ये छाप दिया, वो तो प्राइवेट मैगजीन है, सरकार वहां उसकी आपत्ति नहीं मानती। सरकार गवर्नमेंट सोर्सेज की आपत्ति जो है मान लेती है। 6600 मेगावाट यहां पर आपको याद रखना है, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखो यहां पर आपको एक चीज मिलेगी, मैं पढ़ रहा था मैगजीन को, तो मध्य प्रदेश को हम हार्ट ऑफ इंडिया तो कहते ही कहते हैं, लेकिन अब सरकार ने लक्ष्य बनाया है मध्य प्रदेश को क्या बनाने के लिए? लंग्स ऑफ इंडिया। मान के चलो आ जाए एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का जो संकल्प है लंग्स ऑफ इंडिया, है ना, कि हमको भारत के फेफड़े बनना है मध्य प्रदेश को, तो इसका आखिर तात्पर्य क्या है ना। तो ऐसा आपसे पूछ सकता है कि पेड़ पौधे उगाने हैं, तो पेड़ पौधे उगाना भी कहीं ना कहीं सही माना जा सकता है, ऑप्शन में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। या फिर ऐसा कहते हैं कि हमको मध्य प्रदेश में जो है जो सांस संबंधित रोग हैं उनको जो है हमको सुधारना है, तो भी जो है व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। या फिर ऐसा कहते हैं कि हमको मध्य प्रदेश में से फेफड़ों का जो टीबी होता है, निमोनिया होता है, उसको हटाना है, तो भी व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो सकता है। परंतु दोस्तों यहां पर क्या है, लंग्स ऑफ इंडिया जो मध्य प्रदेश का संकल्प है, इसका मतलब पता है क्या है? कि हमको मध्य प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाना है। और अगर आपको प्रदूषण मुक्त बनाना है तो आपको ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, नवीकरणीय ऊर्जा हो, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, जल विद्युत ऊर्जा है ना, वाटर एनर्जी है। तो लंग्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में हमको ज्यादा से ज्यादा नवकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। और जितनी ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे उतना ज्यादा मध्य प्रदेश में प्रदूषण कम होगा, और जितना प्रदूषण कम होगा उतना ही ज्यादा जो फेफड़े होते हैं व्यक्ति के वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। और पीछे हम 6600 मेगावाट पढ़ के भी आ गए कि मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा इतनी वर्तमान में स्टैब्लिश्ड है, स्थापित है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो जाएगा यहां पर। वेरी नाइस। अब यहां पर एक जो है और बात लिखी हुई है, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छिपे रहते हैं मैगजीन के अंदर फैक्ट, ढूंढने पड़ते हैं। दिलचस्प यह है कि मध्य प्रदेश का खंडवा जिला, कौन से जिले पे फोकस किया है? मध्य प्रदेश का खंडवा जिला एक बड़ा ही यूनिक जिला है। कैसे? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है ना, वहां पर थर्मल पावर भी है। थर्मल पावर जानते हो, कोयले को गर्म करके भाप से टरबाइन चलाते हैं, फिर बिजली पैदा करते हैं, वो थर्मल पावर हो गई। तो ये कोयला हो गया,
ठीक है। अब कोयले से तो प्रदूषण होता है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो खंडवा जिले में मुझे थर्मल पावर यानी कि कोयले पर चलने वाला वो भी मिलता है। खंडवा जिले में मुझे हाइड्रल पावर यानी कि पानी से बिजली बनना वो भी मिलता है। खंडवा जिले में मुझे सोलर पावर यानी कि सूरज की ऊर्जा से बिजली बनना मुझे ये भी मिलता है। तो खंडवा जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर मुझे कोयला, पानी और सोलर पावर तीनों के प्लांट जो है वो क्या हो रखे हैं, लगे हुए हैं। और इन तीनों प्लांट से मिलाकर लगभग बहुत अच्छा खासा आंकड़ा यानी कि 5000 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। इस जिले में एक नए तरह के पावर टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, मतलब पावर टूरिज्म शब्द यूज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले के लिए पावर टूरिज्म शब्द यूज किया गया है? खंडवा जिला। मध्य प्रदेश का वो कौन सा ऐसा जिला है जहां पर थर्मल पावर, हाइडल पावर, सौर ऊर्जा सबसे मिलाकर 5000 मेगावाट की जो है ऊर्जा डिजाइन की जा रही है? तो आप बताइए कौन सा है? खंडवा जिला है। ठीक है, फैक्ट निकल के आया। यही तो फैक्ट होते हैं एमपी करंट अफेयर्स के, और क्या होते हैं आप साहब बताइए। उसके बाद मध्य प्रदेश में अलग अलग लोकों का विस्तार हो रहा है। जैसे हम उज्जैन में जाते हैं, महाकाल लोक देखते हैं, इस प्रकार से अलग अलग लोक कहाँ कौन सा है पूछ सकता है। जैसे कि दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहां से, ठीक है। संत रविदास लोक कहां पर बताएंगे आप आंसर? सागर। रानी दुर्गावती स्मारक या फिर रानी अवंतीबाई स्मारक। तो दुर्गावती स्मारक और अवंतीबाई स्मारक ये कहां पर बनाया जाएगा? जबलपुर में बनाया जाएगा। उसके बाद मां नर्मदा महालोक, मां नर्मदा महालोक। तो मां नर्मदा महालोक दोस्तों कहां बनाया जाएगा? अमरकंटक, वेरी इंपॉर्टेंट। देवी अहिल्याबाई लोक, सुन के तो ऐसा लगता है इंदौर में बनेगा, लेकिन कहां बन रहा है? बनेगा खरगोन में। उसके बाद कौन सा है? नागलवाड़ी लोक। नागलवाड़ी लोक कहां बनेगा? बड़वानी में। उसके बाद बनेगा देवी लोक, ये कहां बनेगा? सलकनपुर। आई थिंक सलकनपुर ये भोपाल के आसपास की कोई जगह है। उसके बाद श्री राम राजा लोक, राम राजा लोक चलो आप पहचान लोगे, ओरछा में बनेगा। जाम सांवली श्री हनुमान लोक, ये नए जिले में देखो पांडुर्ना में बनेगा, नए जिले का प्रश्न भी आ जाएगा। उसके बाद श्री पशुपतिनाथ लोक कहां बनेगा? मंदसौर में। उसके बाद अटल स्मारक कहां होगा? ग्वालियर। श्री परशुराम लोक कहां बनेगा? जानापाव। महाराणा प्रताप लोक कहां बनेगा? भोपाल। भादवा माता लोक कहां बनेगा? नीमच। मां पीतांबरा लोक कहां बनेगा? दतिया। माता मंदिर लोक कहां बनेगा? रतनगढ़। मां शारदा देवी लोक कहां बनेगा? मैयर। मां जागेश्वरी माता मंदिर कहां बनेगा? चंदेरी। तो आप देखिए, बताइए इतने सारे फैक्ट्स नहीं हो गए? सरकार ने अपनी सरकारी मैगजीन में दिया हुआ है, पढ़ लो, यहां से एक आ जाएगा, बता देना। और ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो सारे रट के बैठा है, कोई ना कोई किसी ना किसी में कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मेमोराइज करना है। और हाँ सुन लो मेरी एक बात, क्रांति बैच का लेक्चर है ये। क्रांति बैच में आज तक इस लेक्चर को मिला के 42 लेक्चर हो गए। मैंने कभी पीडीएफ नहीं बांटी। तुमको पता अगर मैं पीडीएफ बांट देता तो पता है इसके पेज अब तक कितने पहुंच जाते? 250-300 पेज पहुंच जाते। और हर स्टूडेंट ने क्रांति बैच जो देखा है, अपने एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया, उस पर ऊपर क्रांति बैच लिख दिया और फिर उसमें हैंड रिटन नोट्स मेंटेन करे हैं। अभी तक के 42 लेक्चर्स को मिला के मुश्किल से 45 पेज भी नहीं भरे हैंड रिटन में छोटा छोटा लिखकर। ये 45 पेज पढ़ोगे ना लास्ट में कि 250-300 पेज का प्रिंट आउट निकाल के पढ़ोगे। तो इसीलिए वो चीज पीडीएफ की आप मांग करना मत, क्योंकि मैं ना पीडीएफ मेंटेन कर रहा हूं ना उसको अपलोड कर रहा हूं। पीडीएफ का कोई चक्कर नहीं है क्रांति बैच के अंदर। माफी चाहूंगा अगर आपको असुविधा हो रही है उस चीज में, तो नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके हाथों हाथ दिमाग में याद ही कर लो, ऐसा भी आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पर देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्या काय की बात हो रही है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत की कुल घरेलू सकल उत्पाद यानी कि भारत की जीडीपी की बात हो रही है। भारत की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं की कुल हिस्सेदारी 2.32% है। बहुत बढ़िया। धार्मिक यात्राएं मतलब रिलीजियस टूरिज्म जो होता है,
कि हम रिलीजियस जगह पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो रिलीजियस मंदिरों में हम लोग जा रहे हैं, मतलब धर्म से संबंधित आप कोई भी यात्रा करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक यात्रा। तो जीडीपी दोस्तों आप सभी को पता है, जीडीपी ये दिखाता है कि एक साल के भीतर भारत के अंदर कितना वस्तु या कितनी सेवाओं की कीमत को बनाया गया है। तो अब लोग पैसा खर्च करते हैं तो वो देश की एक तरीके से आय हो रही है, इनकम हो रही है। तो भारत की जीडीपी का, भारत की कुल जीडीपी को कैसे दिखाएंगे, 100%। 100% में से कितना परसेंट हिस्सा कमाई का धार्मिक यात्राओं से लोग दे रहे हैं, 2.32%, जो कि अच्छा खासा ही दर्शाता है कि लोग इंडिया में रिलीजियस यात्राओं पर कितना पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद भारत में मंदिरों की इकोनॉमी करीब 5 लाख करोड़ है। चलो ये शायद उतना नहीं आ पाएगा। 55% हिंदू धार्मिक यात्राओं में अपने यात्रा व्यय का 50% खर्च करते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू व्यक्ति जो है वो अगर यात्रा में 100 रुपए खर्च कर रहा है तो उसकी टोटल यात्रा में जो 100 रुपए खर्च हो रहे हैं ना, तो उस टोटल यात्रा के खर्च का जो 55 रुपया है वो केवल धार्मिक यात्राओं पे खर्च करता है। तो ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, शायद ना पूछे, लेकिन ये 2.32% वाला प्रश्न जो है दोस्तों, ये डेफिनेटली जो है आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब ये लाख करोड़, हजार करोड़, ये तो नहीं आएगा, इसको जो है हम यहां पर हटा देते हैं। ठीक है, और चूंकि ये एनएसएसओ वाला सर्वे है तो मुझे लगा कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ था, यहां पर एक चीज लिखी हुई थी, ये कपड़ा उद्योग की यहां पर जो है बात हो रही थी। तो कपड़ा उद्योग में क्या लिखा हुआ था, कपड़ा उद्योग में नंबर 1 पर कौन है, महाराष्ट्र। नंबर 2 पर कौन है कपड़ा उद्योग में, गुजरात। और नंबर 3 पर कौन है कपड़ा उद्योग में, मध्य प्रदेश। तो क्या पता कपड़ा उद्योग के हिसाब से रैंकिंग आ जाए मध्य प्रदेश की, तो तीसरे नंबर पर आप बता देना, यहां से आपका काम हो जाएगा। और इंदौर को मध्य प्रदेश की कपड़ा राजधानी कहते हैं, ये जो है आप बता दीजिएगा। उसके बाद देश की सबसे पुरानी सूती कपड़ा मिल, सूती कपड़ा मतलब कॉटन, देश की सबसे पुरानी सूती कपड़ा मिल 1907 में यहीं स्थापित की गई थी। यहीं स्थापित मतलब इंदौर में, मतलब देश, इंडिया की सबसे पुरानी सूती कपड़ा मिल कहां पर है, इंदौर में। कब बनी थी, 1907 ही आ सकता है। और इस मिल का आखिर नाम क्या है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं मालवा मिल, और नाम पूरा है इसका मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड। मालवा मिल नाम से इंदौर में इलाका है, आज भी वहां पर कपड़ा वपड़ा बहुत बिकता है। ठीक है, तो देखो यहां से हमारा प्रश्न बन गया। ये बहुत बड़ी मैगजीन्स होती हैं दोस्तों, संदेश मैगजीन 80-80, 90-90 पेज की लॉन्च होती हैं। ये बीच में से हर पेज को लाइन बाय लाइन पढ़ के छांटना पड़ता है, बीच बीच में से निकाल के। ठीक है, अब देखो सफेद सोना कहा जाता है सूती कपड़े को, ठीक है ना, सफेद सोना, कपास को कह रहे हैं। अच्छा, तो कृषि विभाग के अनुसार यहां पर दोस्तों एक फैक्ट आया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार 2020-21 में, अब आप कहोगे सर 2025 का प्री देने जा रहे हैं, 2020-21 का, भाई तुमने लगता है पहली बार प्रीलिम्स दिया है, तुमने अगर 2024 का प्रीलिम्स दिया है तो तुम जान जाओगे कि वो 3, 4, 5 साल पुराना फैक्ट हाथ मार लेता है। उसने 2008 का फैक्ट पूछ लिया था 2024 के प्री में, आप बताइए। तो 2020-21 में, क्योंकि कृषि विभाग जानकारी दे रहा है ना यार, कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार मध्य प्रदेश में 2020-21 में कितना हजार मैट्रिक टन कपास का उत्पादन हुआ था, 877 हजार मैट्रिक टन कपास का उत्पादन हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिल हैं जिनका नाम बार बार मैगजीन में आ रहा था, तो इनकी लोकेशन अपने को पता होनी चाहिए। अगर आपके सामने नाम आ गया हुकुमचंद मिल, तो आंसर क्या बोल देना, इंदौर। अगर आपके सामने नाम आ गया जेसी मिल, तो आंसर क्या बोल देना, ग्वालियर। अगर आपके सामने नाम आ गया विनोद मिल, तो आंसर क्या बोल देना, उज्जैन। इतना कर लोगे, ये नाम बहुत चर्चा में आ रहे थे तो इसलिए मैंने इनको यहां पर डाल दिया है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कपड़ा विरासत का देश। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर क्या कहानी कही गई है, ये तो खैर पूरी कहानी कही जा रही है। ठीक है, हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। यहाँ पर बस मुझे एक चीज़ ये दिख रही थी कि जो पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है ना, कपड़ा मार्केट, उसमें इंडिया की जो हिस्सेदारी है वो कितनी परसेंट है,
5% है। जी हाँ, है ना। और यहां पर ये इंडिया के नजरिए से ही बात हो रही है। मध्य प्रदेश के नजरिए से, यहां पर अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आपको नहीं लगेगा मध्य प्रदेश के नजरिए से बात हो रही है, ये भारत के नजरिए से बात हो रही है कि भारत का जो वैश्विक बाजार है कपड़ों में वो कितना प्रतिशत है। 5% का जो है इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन। ये तो थोड़ा सिंपल सा था। चलो अब उसके बाद देखो यहां पर एक जो है ना, यहां पर एक परियोजना का नाम बहुत आ रहा है जिस पर अभी रिसेंटली काम शुरू हुआ है। नाम क्या है? पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना, है ना। यहां पर क्या ERCP, ठीक है। पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना, ठीक है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो परियोजना है इसमें मध्य प्रदेश ने अभी कौन से स्टेट के साथ जो है एक समझौता पर साइन किया है, कौन से 2 स्टेट्स ने मिलकर जो है इस काम को अंजाम तक पहुंचाया है। तो यहां पर 2 स्टेट आप याद रखिएगा। एक तो हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया यहां पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ दूसरा राज्य यहां पर कौन सा शामिल है, तो वो है राजस्थान। इतना क्लियर हो जाएगा। कौन सी योजना में? पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना। इतना काम हो जाएगा आपका बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब इसमें ये समझना कि ये जो पूरी परियोजना बनाई जाएगी इसमें होगा क्या। इसमें जो है मैं आपको बता दूं, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभ मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश के 13 जिलों को लाभ मिल रहा है। कितने जिलों को लाभ मिल रहा है? 13 जिलों को लाभ मिल रहा है। ये वाला फैक्ट जो है आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी तो ओके है, ठीक है, नाइस, समझ गए हम यहां पर। और ये देख लो एक फैक्ट और अभी कैसे, एक फैक्ट और इधर देखो कि हाँ कहां गया, हाँ, देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। कौन सी? ये पार्वती काली सिंध चंबल ERCP। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी लिंक प्रोजेक्ट है, नदी जोड़ो ये परियोजना, ठीक है। इस वाले फैक्ट को हम और याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और देखो दोस्तों यहां पर, और देखिए 13 जिलों को फायदा मिल रहा है ना। 13 जिलों को फायदा मिल रहा है, और ये 13 जिले आप यहां से जो है इसके नाम पढ़ सकते हैं, देखिए, है ना। मतलब अलग अलग, जैसे इंदौर है, उज्जैन है, धार, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, राजगढ़, इनको जो है फायदा मिल रहा है। और जो पूर्वी राजस्थान हमारे साथ शामिल है वहां पर भी जो है 13 जिलों को फायदा मिल रहा है, और मध्य प्रदेश में भी जो है 13 जिलों को फायदा मिल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है। और ये 13 जिले कहाँ से हैं? एक तो चंबल के इलाके के हैं और मालवा के इलाके के कंबाइन होके 13 जिले हैं ना। ये चंबल वाली बेल्ट के हो गए, ये मालवा वाली बेल्ट के हो गए। चंबल वाली बेल्ट में मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर आ गया, और मालवा बेल्ट में इंदौर, उज्जैन, धार, आगर मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ आ गए। ये 13 जिले हैं जो लाभान्वित होंगे, जिनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, चंबल काली सिंध वाली योजना से। तो इसको जो है हम लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश 2024 को कौन सा वर्ष मनाने का ऐलान कर दिया गया है? इंडस्ट्री ईयर। कौन सा ईयर? इंडस्ट्री ईयर, यानी कि उद्योग वर्ष मनाने का ऐलान कर दिया गया है। वाह भाई वाह, ठीक है, इस चीज को हम लोग याद रख पाएंगे, बहुत बढ़िया। 2025 को हम क्या मनाएंगे? उद्योग वर्ष मनाएंगे, इंडस्ट्री ईयर। फैक्ट है, सिंपल तगड़ा फैक्ट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे देखें। हम सभी को पता है कि उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को जो है लगाया गया है। तो वैसे इसको मैंने जब क्रांति बैच में लेक्चर 6 से 14 के बीच जब संदेश मैगजीन पढ़ाई थी, तब वहां मैं इसको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है? उज्जैन में। यहां पर बस ये एक इसमें फैक्ट था कि ये जो अपना समय है ये थोड़ा पारंपरिक तरीके से समय दिखाएगी। तो 24 घंटे के समय को जो है वैदिक स्टाइल के अनुसार कितने मुहूर्तों में बांटा गया है? 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। बस ये फैक्ट जो है आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है।
कि 24 घंटे का जो टाइम होता है, जस्ट अ सेकेंड, 24 घंटे का जो दोस्तों टाइम होता है उसको हमने कितने मुहूर्तों में बांटा है, उसको हमने जो है 30 मुहूर्तों में यहां पर जो है डिवाइड किया है। उसके बाद आप देखिए दोस्तों यहां पर एक फैक्ट है कि जो कुलपति होता है ना, कुलपति, कुलपति को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंशन मत लो, सब बताएंगे आपको अंग्रेजी में। कुलपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाइस चांसलर। तो मध्य प्रदेश में अब कुलपति को क्या जाना जाएगा, कुल गुरु, अंग्रेजी में भी क्या बोल रहे हैं हम, कुल गुरु, ये नाम पड़ गया है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। वाइस चांसलर यानी कि कुलपति को अब क्या बोला जाएगा, कुल गुरु के नाम से जो है जाना जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और बस बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन, नाइस। आओ, तो कुल गुरु हम लोगों ने कर लिया यहां पर। उसके बाद इधर देखो आगे थोड़ा, हाँ भाई यहां पर एक फैक्ट, यहां पर ध्यान से देखना फैक्ट को, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं इस वाले पेज को, ये देखो तुमको आराम से दिख जाएगा, देखना यहां पर, ठीक है। यहां पर ठीक है, देखो यहां पर कुछ अनुदान वगैरह जो दिए जाते हैं ना, उसकी जो है बात की गई है। मैं आपको यहां पे बताता हूं कि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति जो शहीद हो रहा है ना, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला है जो शहीद हो रहे हैं, है ना, शहीद हो गए, तो उनके माता पिता को जो राशि मिलती थी, जो एक अनुदान मिलता था, कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसकी फैमिली को कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो जो जवान शहीद हो गए थे, तो जितने भी मध्य प्रदेश के जवान शहीद हो जाते हैं, तो उनके माता पिता को जो मिलने वाली राशि है उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। ये सरकार ने ही खुद गलत छाप दिया है, मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई किया था। 10,000 रुपए से क्या होता है, कौन देता है 10,000 रुपए, आप खुद सोचिए। तो जो व्यक्ति शहीद होगा मध्य प्रदेश से, उसको जो है सरकार अब कितना रुपया देगी, 10 लाख। लेकिन यहां पर जो शहीद शब्द यूज किया जा रहा है ये फौजियों के लिए नहीं है। जैसे कि जो फौजी हो गए, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, सीआरपीएफ के मध्य प्रदेश के बहुत जवान हैं जो छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ये आर्मी और फौज वाले कैटेगरी में नहीं है, ये नॉर्मल कोई पुलिस वाला व्यक्ति है, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को सरकार कितना देगी, 10 लाख देगी। इतना क्लियर हुआ। अब सुनना, अब जो जवान शहीद हो रहे हैं उनकी जो पुत्रियां हैं और उनकी जो बहनें हैं, तो उनके विवाह के लिए एक नाम रखा गया आशीर्वाद राशि, आशीर्वाद अमाउंट, है ना। तो उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 51,000 रुपए। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, 51,000 रुपए। आप याद रखिएगा कि आशीर्वाद राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 51,000। और शहीदों के माँ बाप को जो अमाउंट मिलेगा उसको कितना कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश में वे लोग जो रह रहे हैं और जिनका कनेक्शन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से है, द्वितीय विश्व युद्ध से, तो उन सैनिकों को और उनकी पत्नियों को, अब उसमें से बहुत से सैनिक तो नहीं है, अगर उनकी पत्नियां हैं या सैनिक अगर खुद हैं, तो उनको पेंशन जो है वो दी जाती थी। पेंशन हर महीने उनको दी जाती थी 8,000 रुपए। अब इस 8,000 रुपए को बढ़ाकर कितना हजार कर दिया गया है, 15,000 रुपए जो है महीने का कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मध्य प्रदेश के ऐसे माता पिता जिनकी बेटियां, मध्य प्रदेश के ऐसे माता पिता जिनकी बेटियां सेना में काम कर रही हैं, फौज में काम कर रही हैं, और वो माता पिता मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो उस परिस्थिति में एक सम्मान अमाउंट जो है दिया जाएगा, एक सम्मान अमाउंट दिया जाएगा। और ये सम्मान अमाउंट 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20,000 रुपए। यहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि ये एक ही बार दिया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा। तो मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया था। तो ये जो सम्मान राशि है ना, कि जिनकी बेटियां फौज में काम कर रही हैं उनके माता पिता को हर साल सरकार कितने अमाउंट देगी, 20,000 रुपए जो है सरकार हर साल देगी। कब देगी, हर साल, ईयरली, मंथली नहीं है, पेंशन नहीं है, हर साल सम्मान राशि है। 20,000 रुपए माता पिता के पास जो है पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी जो बेटी है वो सेना में अपनी सेवाओं को जो है दे रही हैं। उसके बाद अब देखिए, अगर कोई जवान युद्ध के दौरान शहीद होता है या कोई सेना की कार्रवाई की जा रही थी, कोई सेना कार्रवाई थी, नक्सलाइट लोगों से लड़ते हुए शहीद हो गए या युद्ध में शहीद हो गए, तो ये थोड़ी बहुत बड़ा केस माना जाता है। तो उस परिस्थिति में जो है, अब जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो
1 करोड़ रुपए देगी शहीदों को। कितना देगी? 1 करोड़ रुपए। तो एक तरफ तो शहीद हो रहे हैं जो पुलिस वाली कैटेगरी आ गई, वहां पर कोई युद्ध नहीं है या सेना का कोई अभियान नहीं है, वहां 10 लाख मिलेंगे। लेकिन जहां सेना का अभियान है, युद्ध हो रहे हैं, सीआरपीएफ है, आर्मी है, नेवी है, बड़े बड़े जो है फौज हैं, वहां पर शहीदों को सरकार कितना देगी? 1 करोड़ रुपया जो है देगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जहां गलतियां मैगजीन ने खुद करी थी उनको भी मैंने जो है आपको यहां पर सॉल्व करवा दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे यहां पर एक योजना का नाम जो है चर्चा में लिया गया था, लखपति दीदी योजना। कौन सी योजना है? लखपति दीदी योजना। महिलाओं के उस सपने को हकीकत में बदला है जिसमें वह आर्थिक रूप से सक्षम बन सफलता के परचम लहरा रही हैं। इस योजना के तहत, यहां से कहानी शुरू हो रही है, ठीक है, लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह जानते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी की सदस्य जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा होती है, उन्हें लखपति दीदी कहा जाता है। आप समझ में आया कि लखपति दीदी किन्हें कहा जा रहा है? तो लखपति दीदी उन महिलाओं को कहा जा रहा है जो स्वयं सहायता समूह में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं और उनकी जो सालाना इनकम है वो या तो 1 लाख रुपए है या 1 लाख से ज्यादा है। तो ऐसी महिलाओं को जो है लखपति दीदी कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आपको जो है याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है, लिखा है यहां पर, मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जो दोषी को मृत्यु दंड देता है। कौन से दोषी? जो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी थी, लेकिन सरकार कह रही है अपनी मैगजीन में, तो एग्जाम के नजरिए से देखना पड़ेगा, है ना, कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को मृत्यु दंड देने वाला देश का एकमात्र, मृत्यु दंड मतलब फांसी, कैपिटल पनिशमेंट, है ना, मृत्यु दंड देने वाला देश का पहला राज्य। तो इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक चीज मैं देख रहा था, इसको मैं पढ़ रहा था, तो यहां पर एक बांध का जिक्र हो रहा था, दौधन बांध। कौन सा बांध है? बांध मतलब जानते होंगे आप सभी, डैम होता है। तो दौधन बांध, तो दौधन बांध कौन सी नदी पर है? यह फैक्ट जरूर आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर एक मुझे फैक्ट मिला तो मैंने इसको यहां पर कनेक्ट किया, केन नदी। देखो फैक्ट तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, करंट अफेयर का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन कौन सी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, मन में चलता होगा ना कि सर इंपॉर्टेंट वाली बता दो, इंपॉर्टेंट कौन सी है। तो सरकार जो करंट अफेयर तुमको प्लेट में परोस के दे रही है मैगजीन्स के रूप में, जिनको तुम इग्नोर कर देते हो, ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट है, कम से कम में पढ़ के तुम जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रदेश में 2025-26 तक पूरी संभावना आने की, प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 2025-26 तक जो सिंचाई का इलाका है, सिंचाई समझते हो, इरिगेशन, सिंचाई के अंडर में आने वाला जो इलाका है, सिंचाई के अंडर में आने वाला जो इलाका है, उसका साइज कितना हो गया है? 65 लाख हेक्टेयर। कितना हो गया है? 2025-26 तक मध्य प्रदेश में वो सारा इलाका जो सिंचाई के दायरे में आ रहा है, वो उसका साइज कितना हो गया है? 65 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और देखिए इसको आगे जो है बढ़ाया भी जाएगा, 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सिंचाई के अंतर्गत आने वाला जो इलाका है उसको 65 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 1 करोड़ हेक्टेयर। ये दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 25-26 वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहो सर 65 लाख हेक्टेयर, ये तो बहुत बड़ी संख्या याद रखना है। अच्छा, 65 लाख हेक्टेयर याद रखने में कौन सा कष्ट जा रहा है तुमको, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? SAF स्पेशल आर्म्ड फोर्स। क्या लिखा हुआ है? SAF स्पेशल आर्म्ड फोर्स। तो मंडला में, यहां पर जिले का नाम पहले समझ लो, मंडला में स्पेशल आर्म्ड फोर्स यानी कि विशेष सशस्त्र पुलिस बल, जिनको आप शॉर्ट में SAF कहते हो, इनकी जो 35वीं बटालियन है उसका नामकरण करके उसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम बदल दिया गया है? अब उसका नाम रख दिया गया है वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर, ठीक है। वापस सुनना,
कौन सी स्पेशल आर्म्ड फोर्स की कौन सी बटालियन की बात हो रही है? स्पेशल आर्म्ड फोर्स की 35वीं बटालियन, जो कि कहां पर है? मंडला वाली बटालियन की बात हो रही है। तो स्पेशल आर्म्ड फोर्स की 35वीं बटालियन मंडला वाली, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आईटीआई संस्थान। ये भी मैंने जब संदेश मैगजीन के प्रीवियस लेक्चर्स लिए थे क्रांति बैच में 6 से 14 में, तब मैंने इनको भी जिक्र में लिया था। तो आप उनको देखेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको जानकारी पूरी डिटेल में मिलेगी। मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा कि एक बार वहां पे बहुत व्यवस्थित पढ़ाया जा चुका है। तो मध्य प्रदेश में आईटीआई संस्थान आप जानते हो, बेसिकली स्किल्स दी जाती हैं ताकि बच्चे की 12वीं के बाद नौकरी जो है लग जाए कहीं ना कहीं। तो मध्य प्रदेश में अब कितने आईटीआई संस्थानों की स्थापना की गई है? 22। बस ये आपको संख्या याद रखनी है। मध्य प्रदेश में 22 नए आईटीआई संस्थानों की स्थापना जो है की गई है। इस बात को आपको जो है यहां पर याद रखना है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, इसमें और तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां पर एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा, ये छुपा हुआ, हरित कौशल आईटीआई, यानी कि ग्रीन स्किल आईटीआई, अंग्रेजी में समझ में आया। हरित कौशल आईटीआई कहां बनाया जाएगा? देवास, छिंदवाड़ा और धार। बनाया जाएगा नहीं, बनाया जा चुका है। तो आपसे पूछ लेगा ग्रीन स्किल आईटीआई। अब ये क्या होता है ग्रीन स्किल आईटीआई? ये ग्रीन स्किल क्या चीज है? देखो, आईटीआई जहां पर आपको सोलर पावर, सोलर पैनल, इनकी ट्रेनिंग सिखाई जाएगी ताकि आप भविष्य में इस क्षेत्र में नौकरी कर सको, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे आईटीआई को हम लोग क्या कह रहे हैं? हरित कौशल आईटीआई। ये कहां स्थापित किए गए हैं? देवास, छिंदवाड़ा और धार, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तो देखो मिस कर देता अगर मैं जल्दी में जाता तो ठीक रहा, याद आ गए वहां पर है। 22 आईटीआई और हरित कौशल वाले भी हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और हमको दोस्तों क्या मिल रहा है? यहां पर मैगजीन में एक फैक्ट था, सिंपल सा फैक्ट था कि वर्ष 2023-24 में जो बीत के गया ना, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में जो जितनी भी स्पोर्ट्स एकेडमीज है ना, तो उनमें से खिलाड़ियों ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 37। मध्य प्रदेश में जितनी भी स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं सबको मिला के खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो खिलाड़ियों ने दोस्तों 37 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसी के साथ साथ 28 जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं और 15 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है जीते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 70 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर टोटल 690 पदक, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमने 70 मेडल्स जीते हैं और नेशनल लेवल पर ओवरऑल मध्य प्रदेश ने 690 मेडल्स जीते हैं। ये कब का आंकड़ा है? ये 2023-24 का जो है दोस्तों आंकड़ा है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर दोस्तों एक मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ी का नाम है, ये नाम वो आपसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ी जिनका नाम है विवेक सागर, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक विजेता सदस्य के रूप में राज्य का गर्व बढ़ाया। मतलब हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है ना, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता था, तो उस टीम के मेंबर थे। तो आपसे प्रश्न इतना ही आ सकता है कि विवेक सागर का संबंध कौन से खेल से है? तो हॉकी खेल से है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखो, स्पोर्ट्स भी कवर कर लिया। ये तो आप मेरे संदेश मैगजीन के इतने सारे लेक्चर्स में से एक लेक्चर देख रहे हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो। अभी तो मैं जो पिछले 6 महीने का जो पेंडिंग मैगजीन्स आ चुकी हैं, जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2025 तक, वो कंप्लीट करवाऊंगा लेक्चर नंबर 42 से लेके आगे तक। जो पीछे कंप्लीट करवाया उनको भी देखोगे तो सबको जब जोड़ोगे तो बहुत सारी तुम्हारी करंट अफेयर्स की कहानी एमपी वाली पूरी जो है वहां पर हो जाएगी। यहां पर दो है आईटी पार्क भोपाल की बात हो रही है, यहां पर आईटी पार्क भोपाल की बात हो रही है। ये जो अब मैं तुमको 5 आईटी पार्क बताऊंगा, इनको इस तरीके से उन्होंने समझाया हुआ था। ये मतलब सेज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कैटेगरी में 5 आईटी पार्क का नाम लिया गया था और ये इकोनॉमी की नजरिए से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से एक आईटी पार्क यहां पर इन्होंने भोपाल में जो है बताया था। इसके अंदर वाला तो मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की जरूरत है। आईटी पार्क भोपाल
मतलब ये ना कैसे बताए थे इन्होंने, मैं आपको बताता हूं। इकोनॉमी, इनका नाम इन्होंने रखा था मध्य प्रदेश में इकोनॉमी सेज, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित सेज। और ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जितने भी 5 सेज हम काउंट करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार जो है जनरेट होके मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में इकोनॉमी सेज कितने हैं? 5, ऐसा उन्होंने बताया हुआ। एक तो मैंने आपको भोपाल का आईटी पार्क बताया, यहां पर इंदौर में, इंदौर के परदेसीपुरा का एक आईटी पार्क है। नाम याद रखो, ये मत याद रखो अंदर कितनी नौकरियां मिल रही हैं, ठीक है। भोपाल का आईटी पार्क और क्या कहते हैं आपका इंदौर के परदेसीपुरा का आईटी पार्क। उसके बाद इंदौर के सिहासा का आईटी पार्क, ये आपसे पूछ सकता है, इंदौर के सिहासा का आईटी पार्क। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है ग्वालियर का आईटी पार्क कहां पर है? ग्वालियर के मालनपुर में है, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। ग्वालियर वाला हो गया, तो एक भोपाल का हो गया, 2 इंदौर वाले हो गए, 3 चौथा ग्वालियर वाला हो गया, एक और बचा होगा कोई, हाँ एक बचा है, कहां का? एक बचा है जबलपुर का आईटी पार्क, ठीक है। ये कहां पर आता है? जबलपुर के ग्राम पुरवा में, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हमारे 5 सेज हैं, 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि इकोनॉमी के नजरिए से हैं। 5 इनकी संख्या है मध्य प्रदेश में, ठीक है। 2 इंदौर में, एक भोपाल में, एक ग्वालियर में और एक अपना जो है जबलपुर में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद हाँ ये देखिए, फरवरी 2025 में भोपाल में किस चीज का आयोजन किया जाएगा? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2025 अभी आने वाला है, भविष्य की खबर है, पूछ सकता है बिल्कुल कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब होगा? फरवरी 2025 में, मतलब कहां होगा? तो भोपाल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अभी जब मोहन यादव जी विदेश के दौरे पे गए थे, है ना, तो जर्मनी भी गए, लंदन भी गए, तो उन्होंने मैगजीन में ये एक टेबल दे रखी थी कि लंदन से प्राप्त कहां कहां कितना कितना इन्वेस्टमेंट जो है मिला है। तो यहां पर मैंने सोचा कि टेबल आपके सामने जो है लगा दूं और आपको ये बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हमको कौन सी फील्ड में मिला है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमको सेमीकंडक्टर और साइंस टेक्नोलॉजी पार्क और थर्मल पावर प्लांट, सेमीकंडक्टर और साइंस टेक्नोलॉजी में हमको देखो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है, और थर्मल पावर प्लांट में जहां पर कोयले से बिजली बनाते हैं वहां पर भी हमको कितना इन्वेस्टमेंट मिला है? 20,000, ठीक है। आप देख सकते हो कंपनी का नाम भी इन्होंने बताया हुआ है, आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार इस टेबल की रीडिंग कर सकते हो, रटना नहीं है, रीडिंग कर लो बस, काफी रहेगा उतना, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए यहां पर एक लिखा हुआ है, एक देखना पे, मध्य प्रदेश की बेटी शिखा ने रंगोली में विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब ये मध्य प्रदेश की बेटी जो शिखा है, इनका संबंध किस जिले से है वो भी समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब देखो, मोहन यादव ने इंदौर की बेटी, ये इंदौर से इनका संबंध है, शिखा, ठीक है। और उनके कलाकार साथी थे, कलाकार साथियों द्वारा नीमच में कहां पर इन्होंने जो है रंगोली बनाई है? तो नीमच में इन्होंने रंगोली बनाई है 84,000 वर्ग फीट क्षेत्र में, जहां पर इन्होंने बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज को जो है, देखिए आप यहां पर कितनी सारी, या अहिल्याबाई जी हैं यहां पर, तो कितनी सारी फेमस पर्सनैलिटीज को जो है इन्होंने यहां पर दिखाया है। और इनकी रंगोली में टोटल पता है कितने चित्र थे? 100 चित्र थे। तो इन्होंने एक तरीके से जो है बहुत ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। देखो यहां पर दिखा है ना, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इनका नाम है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इनका नाम याद रखना, शिखा कहां से है? इंदौर, 84,000 वर्ग फीट की एरिया में बनाया था और 100 चित्र जो हैं उस रंगोली के अंदर शामिल थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए यहां पर शाजापुर जिले का नाम आ गया, याद रखना, शाजापुर जिले के किसान हैं जिनको एक अवार्ड मिला है, गोपाल रत्न का अवार्ड। बेसिकली ये जो किसान हैं ये पशुपालन करते हैं, और जो दुधारू पशु होते हैं जो दूध देते हैं, गाय भैंस, इनका जो है ये पालन करते हैं। तो इसका बहुत बड़े लेवल पर जो है इन्होंने काम किया है, तो इसीलिए इनको गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से जिले के हैं? शाजापुर जिले के हैं। आइए दोस्तों इनका नाम जो है हम लोग यहां पर देख लेते हैं। इनका नाम है देवेंद्र परमार। क्या नाम है? देवेंद्र परमार। और इनको गोपाल रत्न, इनको कौन सा अवार्ड
मिला है, गोपाल रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से जो है इनको सम्मानित किया गया है। कौन से जिले के हैं? शाजापुर जिले। सम्मान कौन सा है? गोपाल रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। और दुधारू पशुओं को इन्होंने जो है पाला है और इनका नाम खुद का क्या है? देवेंद्र परमार, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश पर्यटन को मिला बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर। एमपी टूरिज्म नंबर 1 है पूरे इंडिया में, ऐसा समझ लो, ये अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। ये तो सिंपल अवार्ड हम याद रख सकते हैं यहां पर। उसके बाद ये देखिए यहां पर दिल्ली में जो भारत मंडपम नाम की जो बिल्डिंग है ना, उसमें 14 से 27 नवंबर तक आयोजन हुआ था 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, मतलब इंटरनेशनल वो क्या कहते हैं, बिजनेस जो है फेस्टिवल, इंटरनेशनल बिजनेस फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है। और ये 43 नंबर का था। तो इसमें सारे स्टेट्स ने अपने अपने जो है काउंटर टाइप के, स्टॉल टाइप की सी बनाई थी, जिनको मंडप कहा गया था। तो उसमें जो मध्य प्रदेश का जो मंडप था, है ना, उसको स्टेट्स वाली कैटेगरी में सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन वाले कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है, मतलब गोल्ड मेडल से, यानी कि स्वर्ण पदक से सम्मानित जो है यहां पर किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट ने जो अपना स्टॉल लगाई थी, जो अपना मंडप वहां पर सेटअप किया था, तो उसका जो थीम रखा था विकसित भारत 2047, ठीक है। स्वर्ण पदक मिला कौन सी कैटेगरी में? सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में, ये कैटेगरी का जो है नाम है। हो जाएगा याद, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का मंडप जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है वहां पर नजर आ रहा था। अच्छा, यहां पर हम देख लेते हैं, एक यहां पर था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से मिले नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक श्री मकवाना, ठीक है, ठीक है। नाम क्या है इनका पूरा? श्री कैलाश मकवाना। पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी, है ना, डीजीपी। इतना हो जाएगा याद? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, डीजीपी क्या नाम है? श्री कैलाश मकवाना, ठीक है। यहां पर शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद जवान के परिजन को 1 करोड़, मैंने बताया था जो शहीद जवान हो रहे हैं ये सीआरपीएफ के जवान हैं। नाम बता दूं मैं आपको इनका नाम है स्वर्गवासी पवन भदौरिया। तो इनके परिवार को 1 करोड़ का जो है इनाम मिला है। ये दोस्तों करंट अफेयर्स नहीं है, ये देश के शूरवीर हैं जिनका जिक्र होना लाजमी है। मेरे फादर ने भी सीआरपीएफ में जो है सर्विस दी थी अपनी, और वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है हमारे साथ। तो मैं जानता हूं कि एक फौजी, चाहे वो सीआरपीएफ में हो या आर्मी में हो या किसी भी सेना में हो, फौज में हो, वो अपनी मातृभूमि के लिए जब अपने प्राण देता है और अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, तो उसके लिए उसका जिक्र होना, उसकी पहचान होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये स्वर्गवासी पवन भदौरिया जी, है ना, इनको जो है 1 करोड़ के, इनके परिवार को 1 करोड़ का सम्मान जो है मोहन यादव जी ने दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत सराहनीय कार्य। और यहां पर देखिए इस शेर को, ये देखो शेर है ये अपना, क्या नाम है इनका? शहीद पवन सिंह भदौरिया, हवलदार शहीद पवन सिंह भदौरिया। ये भी सीआरपीएफ में थे और इनका ये जो है शहीद हो गए नक्सलियों से लड़ते लड़ते, और भिंड जिले से जो है इनका ताल्लुकात था। और दोस्तों मैंने लास्ट जो है इन्हीं का जिक्र इसीलिए लिया ताकि आप सभी के सामने ऐसे शेरों की गाथा एक बार सुनाना तो दोस्तों बनता है ना। इंदौर की रेवती हिल्स इलाके में हुए पौधारोपण का हुआ उल्लेख। आपने देखा होगा इंदौर में जो रेवती हिल्स इलाका था, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है ना। तो इलाके का नाम याद रखना है हमको, कौन सा इलाका था? रेवती हिल्स। और जो अभियान चलाया गया था उसका नाम क्या था? एक पेड़ मां के नाम, ठीक है। और अभियान में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया वो क्या बनाया गया? 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़, 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़। कहां पर? इंदौर की रेवती हिल्स में। अब किस अभियान के अंतर्गत? एक पेड़ मां के नाम। तो दोस्तों इसके साथ आज के इस लेक्चर को हम लोग करते हैं समाप्त। मेरी जो कंटेंट था वो भी जो है समाप्त हो गया। तो ये इस बात का सबूत था कि एमपी की करंट अफेयर्स अगर कम से कम डेटा
और वो भी सटीक डेटा और वो भी बहुमूल्य डेटा आपको पढ़ना है तो आप संदेश मैगजीन से पढ़िए। संदेश मैगजीन आसानी से डाउनलोड होने के लिए इसकी पीडीएफ वगैरह इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, छांट छांट के अलग अलग जगह से निकालनी पड़ती है, उसमें से आर्टिकल्स कट करने पड़ते हैं, फिर मैं यहां पर अटैच करके आपको पढ़ाता हूं। तो आपसे दरखास्त रहेगी कि प्रीलिम्स का पेपर देने जाओ तो हमारा क्रांति यूट्यूब बैच देख के चले जाना। जीरो से कुछ तो भला आपका हो ही जाएगा। बहुत मेहनत करी हमने उसके अंदर, कुछ ना कुछ एक दो प्रश्न भी, दो चार प्रश्न भी बन गए तो भी भैया आपका मेहनत जो है वसूल हो जाएगी। इजाजत दीजिए, ये अब अगला जो लेक्चर आएगा वो लेक्चर नंबर 43 होगा और उसमें भी मैं आपको संदेश मैगजीन जो है पढ़ाऊंगा। जब आप ये लेक्चर देखेंगे उसके 24 घंटे के भीतर अगला लेक्चर भी जो है अपलोड हो जाएगा, क्योंकि संदेश मैगजीन जब मैंने पिछली बार भी पढ़ाई थी तो लगातार हफ्ते भर लेक्चर लेके उसका पूरा सेक्शन जो है खत्म कर दिया था। अब लगातार हफ्ते भर फिर से मैं लेक्चर ले लूंगा तो पहले वाले 6 से 14 और ये वाले लगभग सारे लेक्चर मिला के पिछले 1.5 साल का जो है संदेश मैगजीन का काम खत्म हो जाएगा। और एमपी करंट अफेयर्स में अगर हम इतना भी पढ़ के चले जाएंगे तो भी थोड़ा सा हम सेफ महसूस करेंगे, क्योंकि मैगजीन तो सब कोई खरीद लेते हैं लेकिन इतनी सारी मैगजीन पढ़ना थोड़ा संभव नहीं हो पाता। तो इसी के लिए जो है ये इलाज निकाला गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।